बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गूंज के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। सना बुचाइबा की अदम मौजूदगी में उनकी मसरूफियात के सबब ये ज़िम्मेदारी आज मुझे सौंपी गई है और आज हम कुछ हुकूमती अरकान और कुछ अपोजिशन के लीडर्स को भी अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ, लेकिन बात जहाँ से शुरू करनी है वो ये कि हमारे वतन अजीज़ की जैसे कि रीत और रिवायत ही रही है कि अभी कोई हुकूमत आती नहीं, पैर जमाती नहीं कि उसके जाने की बातें शुरू कर दी जाती हैं। ऐसा ही ज़रदारी दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने किया और जब नवाज़ शरीफ साहब आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही रवैया रवा रखा गया। और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है तो हम देख रहे हैं कि कभी इत्तेहादी और कभी अपोजिशन उनके नाक में दम करके रखती है, लेकिन किसी ना किसी तरह हुकूमत इस प्रेशर से निकल जाती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एक भंवर बन रहा है। वो इस तौर के ख़ाबिदा PDM ने एक बार फिर अंगड़ाई लेते हुए एहतजाज का ऐलान किया है। एहतजाज महंगाई के एजेंडे पर किया जाएगा। कराची में जलसे का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी का ये एतमाद देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ यही दावा नहीं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। जो तहरीके अदम एतमाद की बात वो कर रहे हैं, जो कि विफाक के बजाय पहले वो पंजाब से आगाज़ करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें नून लीग का ताउन दरकार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को बयान करेंगे आज के शो में। तो तलाल चौधरी साहब आपकी तरफ ज़रा सबसे पहले आएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने वक्त मांग लिया है मुशावरत के लिए, जो ऑफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही है। किससे रहा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? तलाल साहब। तलाल चौधरी साहब से हम बात कर लेते हैं। यही सवाल जरा फैसल करीम कुंडी साहब के सामने मैं रखती हूँ। फैसल साहब, बिलावल बहुत पुरएतमाद है, लेकिन इसको कुछ शक की निगाह से भी देखा जा रहा है कुछ हलकों में। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास है कोई नंबर तो आप शो करें अपने कार्ड्स, जबकि शाहिद खाकान कह रहे हैं कि ये सौदे के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई सौदेबाजी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान जो पाकिस्तान में इक़्तिदार को लेकर चलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सवाल किया, उसका आपने कहा कि किसके साथ रब्ता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन जमातें और ख़ासकर PMLN संजीदा है तो हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं, पंजाब हुकूमत में भी के ख़िलाफ़ भी और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी। जब हम PDM में थे हम यही बात कह रहे थे कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी चाहिए। वहाँ पर हमारे PMLN के दोस्तों ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि नहीं, हमें इस्तीफ़े देने चाहिए। आज वही बात जो है, अगर आप देखें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यही बात हुई, उसमें तो कल तो कोई इस्तीफ़ों का जिक्र नहीं था। जल्द से भी एक एंड ऑफ द मंथ उन्होंने ऐलान किया कि हम करेंगे। लॉन्ग मार्च की बस जिक्र भी नहीं था। तो ये वही चीज़ है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हम इस किस्म का जो है एहतजाजी तहरीक भी जारी रखें, जिस तरीके से महंगाई, बेरोज़गारी, बदमनी है, उसके हवाले से हम हमारी तहरीक जारी रहे और हम एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक पेश करें। अब जो आपने कहा, राना सनोर साहब ने कहा कि नंबर बताएं। देखिए, नंबर तो मैं ये नहीं कह सकता पीपल्स पार्टी के पास है। अच्छा। नंबर तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी, जैसे हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में सेनेट में इकट्ठे हुए थे और हमने कामयाबी हासिल की थी। तो हम जब इकट्ठे होंगे तो ये जो है नंबर्स पूरे हो सकते हैं। ऐसे पीपल्स पार्टी अकेले में तो नंबर पूरे नहीं कर सकती। अपोजिशन जमातें संजीदगी का मुजाहरा करें तो हम जो है वो नंबर्स पूरे कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं सेनेट से शुरू कर लें, सेनेट से शुरू करें। जी नहीं, देखें, ये तो मतलब है कि एक न करने संजीदगी की बात नहीं हुई ना। चेयरमैन बिलावल साहब कह रहे हैं अगर आप संजीदा हैं सेनेट से शुरू करें तो देखें, सेनेट में हमारा जो गिलानी साहब का जो एक केस था जो कि उनके साथ वो रिजेक्ट हुए, वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जो है कोर्ट से जो है वो रिलीफ होगी, बल्कि हमारे हक में फैसला होगा कि हम हक और सच के ऊपर हैं। और हक और सच का फैसला ये हुआ कि गिलानी साहब जो हैं एज ए चेयरमैन सेनेट बाहर होंगे। लेकिन देखें, जो खाकान अब्बासी साहब की बात है, अब खाकान अब्बासी साहब की बात हुई कि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। अब उनके अपने पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि राना जो है तनवीर साहब और उनके जो पिछले दिनों मैंने चीज़ें देखी जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी खाकान अब्बासी साहब को स्टेटमेंट दीजिए। हम नहीं समझते कि ऐसी चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि आप
आप आएँ, आप मतलब है कि पॉलिटिक्स में भी हर किसी चीज़ में आपको जो है उसमें आपको पहल करनी पड़ती है। हमने हमने एक्शन प्लान दिया था पीडीएम के उसमें कि हम सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, हालांकि मेजोरिटी तो पीएमएलएन की थी, वो कह रहे नहीं हो सकता। हमने कहा हमें टास्क हम करते हैं, और हमने गिलानी साहब को सेंटर बनवा के दिखाया। अभी भी हम कहते हैं ठीक है पंजाब में हमारे नंबर थोड़े हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत से मेंबरान जो हैं इस वक्त राब्ते में। आप मुझे बताएं कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप जो 40 मेंबरान हुकूमत से खफा है, तो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हो गए हैं ना, ऐसे तो नहीं खड़े हुए। तो ये चीज़ें हैं, हम ये कहते हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लेके हमने इनको कायल किया था अपोजिशन जमातों के, हमें ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चाहिए। आप देखें कि 16 में से 4 इलेक्शन अपोजिशन जमातें, 16 में से 14 जो है ज़िमनी इलेक्शन अपोजिशन जमातें जीती हैं। आप अगर देखें कि अगर कश्मीर में धांधली न होती और पीडीएम मजबूती के साथ वो इलेक्शन लड़ती, तो आज पीडीएम की जमातों की हुकूमत आज कश्मीर में होती। इस पूरी धांधली के बावजूद भी हम वो इलेक्शन जीत जाते, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो सकी। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमें उम्मीद थी कि ये इस्तीफों का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो भी नहीं हो सका। उसी चीज़ पे आ गए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी, तो इसमें पीडीएम तोड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ गई इनको? न तोड़ते, अगर ये चीज़ थी तो फिर ये इसको चीज़ को चलने देते। हाँ जी, तलाल साहब ज्वाइन कर चुके आप हमें, शुक्रिया आपका। पीडीएम वही कर रही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती आई है, और ये नई बात भी नहीं है तहरीक अदम एतमाद की, लेकिन अब की बार वज़ीर आला पंजाब उसका हदफ बन रहे हैं। क्यों आप शक की निगाह से देख रहे हैं उनकी इस ऑफर को, और बातचीत चल रही है नून लीग के अंदर इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला ये है कि ये जो पीडीएम बनी थी, ये अगर तो इन्होंने करना था कि वही एक डग पाओ, या मेरा मतलब है टाइम ही गुजारना था और 5 साल इस तक बंदे पूरे ही करने थे, तो फिर पीडीएम का तो कोई लोगों के लिए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस जो है वो एक दिन भी इन्हें बर्दाश्त करे। मगर जब रिजल्ट आने वाले थे, मंजिल पर पहुंचने वाले थे, तो पीपल्स पार्टी न जाने क्यों अलहदा हो गई। वो अलहदा होने की वजह से हम मंजिल हासिल नहीं कर सके। बाकी रही बात वो इस्तीफों का, बार बार कहते हैं कि ये इस्तीफे अब खुद दे लें। देखें, खुद बिलावल साहब कहते थे ये है, वो आधा एटम बम तो नहीं चल सकता, वो तो आधा, ये तो हम इकट्ठे होते, इस्तीफे होते, और अगर हम इकट्ठे होते तो रिजल्ट आज आ चुका होता। मेरे भाई बात कर रहे हैं कि गिलानी साहब की जीत की, तो गिलानी साहब की जीत तो नून लीग के वोटों से सिर्फ नहीं हुई, बल्कि जो एक्स्ट्रा वोट मिले उनमें ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो नून लीग का टिकट लेना चाहते थे, और वो नून लीग में अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ना चाहते थे। तो बात ये है, वो इकट्ठे मिलके वो हुई फतह। उसके बाद बात ये आज लोग देख रहे हैं, यानी ये कि पीटीआई को अगर किसी ने इस वक्त ऑक्सीजन फराहम की है, तो वो अगर पीपल्स पार्टी अलहदा पीडीएम से ना होती तो पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कर पाती। सो ये मेरा ख्याल है लोग इसे एवेल्युएट कर रहे हैं, और लोग हमसे ज्यादा, आपके मीडिया की वजह से ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं। हम तो अभी भी समझते हैं कि अगर वो पीडीएम के लाहे अमल और पीडीएम के किए गए फैसलों को फॉलो करे पीपल्स पार्टी, और मैं दोबारा कह दूं, पीपल्स पार्टी को पीडीएम की जरूरत हो सकती है, पीडीएम को किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि जेन्युइन ऑपोजिशन कहां बैठी है और जेन्युइन ऑपोजिशन कौन लोग हैं। सो मेरा आज भी यही ख्याल है कि पीडीएम मुअस्सर इंशाल्लाह ताला आप देख लीजिएगा मुस्तकबिल में, और यकीनन क्योंकि पीपल्स पार्टी अलहदा हुई है, तो अब हम एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, ताकि और नुमाइंदगी जो है स्ट्रेटेजी पर बात हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जब सुना तो उन्होंने इन हाउस चेंज ही की बात की थी, और शायद पहले की थी, बिलावल तो बाद में आए थे उस पर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है? आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी तरतीब दी जाएगी, अभी गौर हो रहा है इस पर? देखिए, इन हाउस चेंज अगर तो लीड करती है जनरल इलेक्शन को, तो फिर तो इन हाउस चेंज का फायदा है। अगर इन हाउस चेंज सिर्फ कुर्सी पर बंदा बदलने के लिए है, तो फिर कोई रिजल्ट, ये असेंबली और पाकिस्तान की मईशत, ये असेंबली और जमहूरियत, ये असेंबली और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। वो आपने पिछले सवा तीन साल में देख लिया है। सो एक नई असेंबली, नया मैंडेट चाहिए। हाँ, इन हाउस चेंज, मगर इन हाउस चेंज मुझे ये बताएं, अगर हम उन लोगों को देखें, पीपल्स पार्टी तो एक जमात है, वो हमारे साथ खड़े हों तो ये अच्छी बात है, मगर ऐसे कुछ लोग जो कि समझे जाते हैं कि ये खास किस्म के ये, यानी कि इन पर ये एस्टेब्लिशमेंट के खास लोग हैं,
उन लोगों को मिलाकर अगर हम तब्दीली लेकर आएंगे तो हम पर वही ठप्पा लग जाएगा जो इमरान पे लगा। सो हम पंजाब की हुकूमत में कोई इस जल्दी में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि हमारी सारी जिद्दोजहद जो है या सारा सांस जो है वो इस पे कोई मसला बने। सो दूसरी बात यह है, तब्दीली बराए इक्तदार नहीं, तब्दीली बराए हम चाहते हैं जेन्युइन वोट को जो इज्जत है वो मिलनी चाहिए, एक नया इलेक्शन जिससे आए, ऐसी कोई तब्दीली होनी चाहिए। अभी अब जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने के लिए अहमद जवाद साहब से बात करते हैं कि नून लीग तो इस हक में नहीं है कि पंजाब में हो तब्दीली, और इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब भी ये बात की गई पंजाब की सतह पर तब्दीली की तो ये कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार साहब से तो खुश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है पंजाब में। जवाद अहमद साहब, क्या वजह है कि आपके अपने इत्तेहादी अलबत्ता पंजाब की सतह पर आपसे खुश नहीं है, गवर्नेंस बेहतर बनाने का आपको वक्तन फ़वक्तन कहा जाता रहा? देखें, प्रोग्राम के शुरू में आपने एक कमेंट दिया था कि पीटीआई की हुकूमत के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आए, लेकिन हर दफ़ा पीटीआई उस प्रेशर से निकल जाती है जी। तो ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो वो ये है कि पीटीआई को चैलेंजेस का सामना होता है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन फिर अपोजिशन खुद ही बिखर जाती है और वो उस चैलेंज को जो उसने हुकूमत को दिया होता है उसको मेंटेन नहीं कर सकती। इसको अगर आप थोड़ा सा हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें पिछले 1.5 साल में कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर पीडीएम बनाई और मुल्क के तूलो अर्ज़ में इन्होंने जलसे, जुलूस, धरनों का ऐलान, इस्तीफ़ों का ऐलान, और हर महीने एक डेट दी जाती थी कि जिसमें पीटीआई की हुकूमत को गिराना मकसद होता था। लेकिन ये स्ट्रेटजी इनकी कामयाब नहीं हुई और अल्टीमेटली अब इस बात पे ख़त्म हो गया कि आज पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार इस बात का अंदिया दे रही है कि जी वो हमने कहा था कि अगर अदम एतमाद हम शुरू करें तो हम आज भी कर सकते हैं, जबकि पीएमएलएन का ये कहना है कि नहीं जी वो हमें जो है सो सेनेट में हमारे साथ हुआ और जिस तरह से पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई तो वो तो एक ऑक्सीजन पीटीआई को मिल गई। और फिर पीएमएलएन के अंदर इख्तलाफात, यानी कहने का मकसद ये है कि इख्तलाफात दर इख्तलाफात, यानी पीडीएम के अंदर अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान जो है वो इत्तेहाद नहीं है, और फिर उसमें पीएमएलएन जो कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर भी इख्तलाफात हैं। अब देखें, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, हम तो पिछले 3 साल से ये जो डेट्स हैं हमारी कि जी हुकूमत जा रही है, ये पहला मौलाना फजलुर रहमान का धरना था जिसे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट करने का भी वादा किया था। उस वक्त से ये डेट्स चल रही हैं, साल में हमें 3-4 डेट्स मिलती हैं कि जिसमें पीटीआई की हुकूमत जा रही है। और वो आपने सही कहा कि जब भी कोई ऐसा प्रेशर आता है, लेकिन चूंकि उस प्रेशर के पीछे एक तो जेन्युइननेस नहीं है। आप हुकूमत की तब्दीली उस वक्त कर सकते हैं जबकि आप अवाम को अपने बयानिए से मुतमिन कर सकें। आपने 1 साल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अवाम को मुतमिन करने की कोशिश की, जो भी आपका बयानिया था, मैं उस पर एतराज़ नहीं करता, अपोजिशन का काम है अपोज करना, उनका काम है कि हुकूमत को टफ टाइम देना। उन्होंने जो भी बयानिया अवाम के सामने पेश किया उस बयानिए को अवाम ने कबूल नहीं किया, इसके बावजूद कि 11 पार्टियों का इतना ग्रैंड अलायंस था। और हमें एक और चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि पीटीआई जब इस हुकूमत में आई तो उसकी अददी अक्सरियत जो है वो तकरीबन कोई 1 दर्जन प्लस माइनस वोट्स के साथ थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना, और ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जितने भी प्रेशर्स जो हैं वो बिल्ड करने की कोशिश की, तो उसमें एक जो अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान आपस में एक मिसट्रस्ट है, और उसके पीछे गालिबन वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसको हम कभी कभी जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम एनआरओ की, जिसको कोई एक तस्लीम करता है दूसरा तस्लीम नहीं करता, और उन टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है कि ये शायद उस एनआरओ की वजह से है। जब एक पार्टी को कुछ उम्मीद होती है एनआरओ की, वो खामोशी इख्तियार कर लेती है, जब दूसरी को उम्मीद होती है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेती है, और इनकी आपस में जो है वो टाइमिंग जो है नहीं मिल पाती कि जिसमें वो कोई हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकें। और अब मैं आपको एक और वन लास्ट चीज जो कहना चाहूंगा वो ये है, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और पीटीआई इस वक्त, यस 1 साल पहले हमें बहुत सारी मुश्किलात थी, इकोनॉमिक टेक ऑफ जो था वो अभी उसका आगाज ही था, हम सिर्फ बैंकरप्सी से निकले थे, कोविड का चैलेंज था। अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे अब सॉलिड फाउंडेशंस पे हैं,
और यहां से ऑनवर्ड्स जो है हमें पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आ रहा है। कोविड का चैलेंज जो है पाकिस्तान ने 1 साल पहले हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत इसके बारे में स्पेकुलेशन थी मीडिया की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। आज कोविड को जिस तरीके से पीटीआई की हुकूमत ने कंट्रोल किया, पूरी दुनिया में उसकी रिकग्निशन है और हमने अपने रीजन में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की कोई वेकअप कॉल जो है हुकूमत गिराने की अब कामयाब हो सके। ठीक है अहमद जवाद साहब, आप मईशत की बेहतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नेंस पे भी जो एतराज़ात उठते हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो भी अपनी जगह पर एक हकीकत है। लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि जो ऑपोजिशन की खामियां हैं या कमज़ोरियां हैं वो अब तक गवर्नमेंट को बेल आउट किए हुए हैं। लेकिन क्या शेर आया कहते कहते शेर आ भी सकता है या नहीं? ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। फैसल करीम गुंडी साहब, आपने सुन लिया तलाल चौधरी साहब को भी और अहमद जवाद साहब को भी। फ़िलहाल तो कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बातों पर एतबार को तैयार नहीं है। तो जो बैकडोर राब्ते हैं उनका नतीजा अगर 0/0 ही निकलेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, जो बिलावल के बकौल इंतखाब किसी भी वक्त हो सकते हैं? देखिए, बैकडोर रब्ते नहीं, मैंने तो बात शुरू में ही आपके मैंने पहले सेगमेंट में ही कहा था कि चेयरमैन बिलावल साहब ने ऑफ़र की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तलाल चौधरी साहब ने बात की, अब उस पर देखें तलाल चौधरी साहब, हम तो पहले कहे कि सेनेट के जो इलेक्शन था पीडीएम की तमाम जमातों की मैंने की वजह से दी है। हम तलाल चौधरी साहब की बात से एग्री करते हैं कि गिलानी साहब जो है वो नून की टिकट की वजह से जीते हैं जी। तो क्या पंजाब की सूबाई असम्बली में अदम एतमाद और मरकज़ में अदम एतमाद पे नून लीग की टिकट दोबारा नहीं चलेगी, या वो लोग बैकआउट हो गए हैं? अगर वो हैं वाकई, अगर इनकी बात दुरुस्त है तो फिर तो और अच्छी बात है। अपोजिशन अगर अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी है तो उसमें ये चीज़ें हैं कि आपकी टिकट ही चल जाए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अदम एतमाद हो, अपोजिशन का जो है वो प्राइम मिनिस्टर आए, जो हमने रिफॉर्म्स करनी है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से वो करें। उसके बाद अर्ली इलेक्शन वज़ीर आज़म कर सकता है, वज़ीर आज़म किसी भी वक्त असम्बली तोड़ सकता है। हम तो ये नहीं कहते कि आज अदम एतमाद हो 2 साल के लिए कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो कि 2 साल इक़्तिदार के लिए बैठे और हमारी वज़ीर बन जाए और वज़ीर आज़म बन जाए और हम इक़्तिदार की मज़हूर। अच्छा, लेकिन फैसल साहब स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज है ना। बिलावल ने पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की बिलावल साहब ने, उसके बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ की और अब वज़ीर आला पंजाब पे आ गए हैं। ये चेंज ऑफ स्ट्रेटजी क्यों? पंजाब ही क्यों उनकी चॉइस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल ने पहले दिन पंजाब और फेडरल की बात की। वो तो जब स्पीकर के ख़िलाफ़, जब वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो रवैया था और जो बिलडोज किए जा रहे थे और आमरीत से भी मतलब है कि आमरीत के दौर की याद ताज़ा कर रहे थे, जिस किस्म के वो बिलडोज करके पास करा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था। जहाँ तक पंजाब और फेडरल के अदम एतमाद की है, वो तो हम पीडीएम की मीटिंग में भी हमने कहा था। हम ये नहीं, हम कहते हैं पंजाब इज़ द बैटल फील्ड। ठीक है, हमारे मेंबर थोड़े हैं पंजाब में, लेकिन माजी में एक वोट में भी वज़ीर आज़म बने हैं और वज़ीर आला बने हैं। तो हम ये कहते हैं कि लोगों के राब्ते हैं। हम तलाल चौधरी साहब से एग्री कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग कि आपकी टिकट पे ही चलो, हम गिलानी साहब जो आपकी टिकटों की वजह से जीते हैं तो आए, हम अदम एतमाद करते हैं, आपकी टिकटें फिर चला लेते हैं, आप कमिटमेंट करें कि हम आपको जो है। लेकिन ये चीज़ें कहना कि जी हम नहीं कहते, चलो आपने कह दिया। हम तो कहते हैं कि पीडीएम का जो कल इलेक्शन प्लान था वो उस मुताबिक नहीं था जो कि माजी का था। हक तो यह था कि कल ये ऐलान करते 4-5 जलसों का कि पंजाब में हम ये कर रहे हैं, केपी में हम इतने जलसे कर रहे हैं और सिंध में कर रहे हैं या बलूचिस्तान में कर रहे हैं, मुख्तलिफ जैसे हमने माजी में कर रहे थे। लेकिन वो नहीं था, गर्मा गर्मी नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि होनी चाहिए थी। और बाकी तो हमने हमारे दरवाजे भी खुले हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए जब भी संजीदा होंगे बिल्कुल हम उसमें अपोजिशन जमातों के साथ, हम शहबाज शरीफ के साथ, हम हमजा शहबाज के साथ पंजाब में हम बिल्कुल मिलकर जो है अपोजिशन की जमातें हम मिलकर जो अदम एतमाद की तहरीक बाज़ाब्ता राब्ता, कोई बाज़ाब्ता मुलाकात की कोशिश, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं तो आप मिलने जाएं, अगर पीडीएम वही कर रही है जो आप कह रहे हैं तो इसके लिए तो फिर आपको पीडीएम में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए। नहीं, हम तो पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं। पीडीएम में मेजॉरिटी जमातें ऐसी हैं जो कि पार्लियामेंट के बाहर भी हैं, पार्लियामेंट में नहीं है। तो राब्ता तो ये देखें, पार्लियामेंट का सेशन है, मैनेज है, हम मिलते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी सेशन में आते रहते हैं, बिलावल साहब भी सेशन में जाते रहते हैं, हमारी बाकी लीडरशिप्स भी जाती रहती है। तो हमारे बातचीत ऐसे तो नहीं कि हमारी ऐसी दुश्मनी कि हम एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते या बातचीत नहीं करते, बातचीत होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर।
कैफेटेरियाज में भी होती हैं, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर सेशन में भी होती हैं, जब पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो पॉलिटिकल बातें होती हैं। अहमद जवाद साहब ने बात की कि हमने मईशत बहुत मजबूत कर ली है। अहमद जवाद साहब मुझे बताएंगे कि आज रोटी की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है, आज दवाइयाँ कितनी सस्ती हो चुकी हैं, आज चीनी कितनी सस्ती हो चुकी है, आज रोज़मर्रा की अशिया कितनी सस्ती हो चुकी हैं, आज पेट्रोल कितना सस्ता हो चुका है। तो ये चीज़ें देखें, ये आपकी मईशत हम कहाँ, आप अगर फेसबुक पे ट्विटर पे मईशत आपकी मजबूत हुई है तो हम तो मानते हैं फेसबुक और ट्विटर पे आपने मजबूत कर लिया है, लेकिन आप बाहर जाएं, आप मार्केट में जाएं, आप पूछें, माजी में तो आप कह रहे थे ना कि पेट्रोल कीमत बढ़ती है तो फला बिलावल हाउस ले जाते जाते उम्र, आज पेट्रोल कीमत चढ़ी है तो क्या बनी गाला वो टैक्सेस जा रहे हैं? आज क्यों पेट्रोल की कीमतें चढ़ रही हैं? वही मजबूरियाँ जो माजी में हुकूमतों में थी, अगर आज आप कहें कि हमारी मजबूरियाँ हैं, ये मईशत ऐसी ऐसी है, तो वही मजबूरियाँ माजी की हुकूमतों में थी। हमने तो वॉर ऑन टेरर में हम शामिल थे, हमारे दौर में सैलाब आए थे, IDPs आए थे, फिर इतनी मुश्किल से इतनी मईशत जो है वो ख़राब थी, हमने उसको किया। आज बता दें, अगर हम मान लेते हैं इनकी बात, मईशत मजबूत हो चुकी है, गरीब के लिए रोटी कितनी सस्ती हुई है, दवाइयाँ कितनी सस्ती हुई हैं, और आपकी जो वॉशिंग मशीन ड्राई क्लीन वाली लगी हुई है ओवर टाइम काम कर रही है, आपके लोगों को जिस तरीके से साफ शफाफ कर रही है। आप मुझे बताएं कि कितने वज़रा को, कितने स्पेशल असिस्टेंट को आपने हटाया है, किस बुनियाद पर हटाया? कि वो करप्ट थे या वो नाअहल थे? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाअहल थे या करप्ट थे। ये क्वेश्चन अपनी जगह पर फैसल साहब दुरुस्त हैं और बार बार उठाए जाते रहे, यहाँ तक कि हमने एक अरसे तक देखा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को ही चैन नहीं लेने दिया जा रहा था, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जा रही थी, और अब थोड़ा ये तूफान थमा है कि तकर्रुर और तबादले नहीं हो रहे कुछ अरसे से, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तब्दीली लाना चाहती है और नून लीग इसको शक की निगाह से तलाल साहब इसलिए भी देख रही है, और कहा भी ये जा रहा है कि क्योंकि वज़रा और विफाक सिंध पे अटैक कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि गोलाबारी में शिद्दत आई थी, तो क्या उसके रिस्पॉन्स में बिलावल इस तरह की धमकी दे रहे हैं और इसकी बेस में कुछ नहीं है, इसकी बुनियाद में कुछ नहीं है? तलाल साहब देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि PTI जो है वो इस पोजीशन में है कि वो सिंध में कोई इस तरह का काम करे, और यकीनन बेशक ये लोग PDM में नहीं हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन हम किसी भी ऐसी जो तब्दीली सिंध में कोई गवर्नर राज या कोई ऐसी जोर जबरदस्ती से वहाँ लोटे बनाकर कोई पार्टी तोड़कर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो हम वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का हो, क्योंकि हम तो असूल की बात करते हैं। रही बात पंजाब की, तो देखिए पंजाब में मामला ये है, हम तो कहते हैं ना कि भी एक कोई लाहे अमल होना चाहिए, यानी अदम एतमाद हल नहीं है। अदम एतमाद करके बुजदार बदल के उस पर कोई और कुर्सी पर बैठना वो हल नहीं है। हम जाना चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन तक जहां फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। बुजदार के बदलने से क्या अदारे जो हैं वो दायरा कार में आ जाएंगे? क्या पाकिस्तान में जो निज़ाम है जहां पर अदारे जो है वो अपने दायरे से निकल कर वोट की जो हुर्मत है उसे पामाल करते हैं, या जो बाकी वो अमल दखल करते हैं वो खत्म हो जाएगा? सो हमें तो इसलिए पीपल्स पार्टी की साथ चाहिए एक बड़े मकसद के लिए, और बड़ा मकसद जो है वो उसमें जब तक नहीं कामयाब होते तो वो तो पंजाब की या वफाक की तब्दीली तो फिर किसी काम नहीं आएगी। सो मेरा ख्याल है, और वैसे भी पॉलिटिकली आप ये देख लें कि अगर हमने कोई ऐसा कुछ ना कर सके कि जिससे जनरल इलेक्शन हो सके, सिर्फ अगर हम चेहरा बदलेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो शायद पॉलिटिकली किसी को भी सूट नहीं करता। सो हम समझते हैं कि हम एक ऐसा रोड मैप हो, पीपल्स पार्टी अगर इतना समझती है कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहती है तो फिर उन्हें PDM के पीछे खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, आप एक PDM की स्ट्रैटेजी उसको अलग डिस्कस करें, हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो कोई भी गैर आईनी इकदाम लेने के हक़ में नहीं है, इसीलिए पहले ना इस्तीफ़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ना ही वो उस रविश पर चले PDM जिसको लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। और बिलावल ये कहते हैं कि जब तक उनकी स्ट्रैटेजी या उनकी बात पर PDM अमल करती रही तो कामयाबियाँ हासिल करती रही, लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे थे कि वाकई PDM खामोश थी, उसके लीडरान खामोश थे। एक बार फिर अगर वो मिल के बैठे हैं तो बिलावल की जानिब से इस ऑफर को लेकर भी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। एंड रिजल्ट क्या है, एंड गेम क्या है? हुकूमत को वाकई इस वक्त लरजना चाहिए, घबराना चाहिए या नहीं? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले तलाल चौधरी साहब से हमने बात की, और उससे पहले जब अहमद जवाद साहब की तरफ हम आए तो उन्होंने कुछ आदाद शुमार ऐसे बात की कि हुकूमत मईशत को दुरुस्त पर लेकर जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। अहमद जवाद साहब, माइक्रो मैक्रो जो आदाद शुमार हैं उनके पीछे ये बहस तो बहुत तवील है। अगर हम इन शॉर्ट यही डिस्कस करें कि इस हुकूमत की गवर्नेंस कैसे रही, तो उसी को बुनियाद बनाकर अब PDM ने तहरीक का ऐलान कर दिया है और 29 अगस्त को कराची में पास होने का इरादा रखती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खारजी महाज पर पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, यानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत सी यहाँ मुलाकातें आज भी हुई, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए खारजी सतह पर चैलेंजेस में इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ बिलावल की तहरीक अदम एतमाद की बात, आपको नहीं लगता कि अब की बार अगर प्रेशर पड़ा तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा और हुकूमत कहीं ना कहीं जरूर गिरेगी? देखें, तीन आपने चीज़ों को बयान किया। नंबर वन, आपने मईशत और गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से बात की, और दूसरा आपने ख़ारजी जो इस वक्त हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स के जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, उसके हवाले से आपने ज़िक्र किया, और साथ ही PDM का लाइकली दोबारा से रीएक्टिवेट होना या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाना। देखें, बात यह है कि मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि अब हम अपने 4th ईयर में दाखिल हो चुके हैं, और इन 3 सालों के जो गुजर चुके हैं उनकी अगर हमने कारकर्दगी को अगर हमने सम अप करना है, उसमें कुछ ब्राइट एरियाज़ हैं, कुछ हो सकता है डार्क एरियाज़ भी हों, कुछ हो सकता है ग्रे एरियाज़ भी हों, और लेकिन हमने जब भी किसी की कारकर्दगी हुकूमत की जब उसको सम अप करना होता है तो उसको एक ओवरऑल तनाज़र में हमने देखना होता है। और ओवरऑल तनाज़र में तो हम यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में अगस्त 2018 में आगाज़ किया था, तो उस वक्त हुकूमत हमारी पाकिस्तान जो है वो एक बैंकरप्सी की वर्ज के ऊपर था। तकरीबन $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स थे जो आज $25 बिलियन के हैं। उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो तकरीबन कोई $20 बिलियन था, आज कोई $1.5 अरब के करीब है। उस वक्त हमारा एक्सपोर्ट्स की जो सूरत हाल थी, आज हमारी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल बहुत बेहतर है। आज हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। आज हमारे मुल्क में पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो आ रही हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का पिछले 1 साल से स्टेबल होना, और उसके साथ साथ ये तो वो मोटी मोटी बातें हैं ना। आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक आटे से है, चीनी से है, उसका ताल्लुक गैस की कीमतों से है, बिजली की कीमतों से है, वो बढ़ाई जा रहे हैं आप, वो उस पर तो बात मतलब होती रहेगी ना। आप देखें 25% अक्टूबर में इंदिया दिया जा रहा है कि गैस महंगी हो जाएगी, बिजली के स्लैब्स में आपने चेंज कर दिया, IMF के साथ अभी आपके मुज़ाकरात होने हैं, बात कहाँ पहुँचेगी? आम आदमी की अगर बात करें तो उसको रेमिटेंसेस से कोई गर्ज नहीं है, उसको ट्रेड डेफिसिट से कोई गर्ज नहीं है, उसको ये है कि उसकी रोटी पूरी हो रही हो, उतने उसके अखराजात हो जितनी उसकी आमदन है। लेकिन यहाँ पर आमदन से ज़ायद असासों की बात होती है, आमदन से ज़ायद अखराजात की बात नहीं होती कि गरीब आदमी महंगाई में कैसे पिस रहा है। आप इन्फ्लेशन रेट देखें साउथ एशिया में, पाकिस्तान का किस लेवल पर है। अब बात करें पॉलिटिक्स की तरफ आके, इन्हीं बातों के ऊपर तो PDM एहतजाज का इरादा रख रही है महंगाई को लेकर, तो महंगाई एक जेन्युइन इशू है ना? जी, आपने बड़ा तफसील से मुझे जो महंगाई का चैलेंज है उसका इजहार किया। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जरूर सारा टाइम आपका। महंगाई का जो बयानिया है, ये पिछले 1 साल में ये PDM की जो तहरीक थी उसका टॉप जो एजेंडा था वो महंगाई के ऊपर था। देखें, अगर ये बात अवाम को अगर वाकई कन्विंस करती इस बयानिए के ऊपर कि वाकई हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आया है, तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अवाम के लिए सड़कों पे आने के लिए, क्योंकि 11 जमातों ने मुल्क के तूलो अर्ज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि अवाम को किसी तरह से सड़कों के ऊपर लेके आए, लेकिन ये बयानिया अवाम को कन्विंस नहीं कर सका। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जो इन्फ्लेशन का ताल्लुक है या इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं, ये कोविड के दौरान पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। इन्फ्लेशन को पूरी दुनिया इस वक्त फेस कर रही है, हम भी उसको फेस कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं आपको फिर भी ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त रीजन में सबसे जो चीपेस्ट कंट्री है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये आपके इंटरनेशनल फोरम्स ही ये स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट पेश आई है, करते हैं कि जी। अभी भी पाकिस्तान जो है वो चीपेस्ट कंट्री के तौर पे है। आप उसे सेंट्रल एशियन स्टेट से कंपेयर कर लें, आप बांग्लादेश से कर लें, आप इंडिया से उसे कंपेयर कर लें, आप पेट्रोल की प्राइसेस को इन तमाम ममालिक में और पाकिस्तान में कंपेयर कर लें। तो ये जहाँ तक हमारी महंगाई की एक बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी की प्राइसेस हैं। और एनर्जी की प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं? इसलिए कि हमारा सबसे बड़ा इन्हिसार पेट्रोल के ऊपर है। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पिछले 25 साल में जिन हुकूमतों ने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए, उन्होंने पेट्रोल के प्रोजेक्ट्स लगाए जो कि मुल्क के मुफाद में तो नहीं थे, लेकिन उनके मुफाद में थे। अब आप जब डॉलर में पे करेंगे आप पेट्रोल के लिए और उससे आप एनर्जी पैदा करेंगे और वो जब आपको आवाम को महंगी देनी पड़ेगी, उससे महंगाई का तूफान आएगा। तो आज हम जो ये महंगाई का तूफान है उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी का क्राइसिस, महंगे दामों एनर्जी जो पिछले 25 सालों में जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतें जिम्मेदार हैं। अहमद जवाद साहब बड़ा आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया अपने नुक्ते को, और यही सवाल तलाल चौधरी साहब के सामने मैं रखूंगी। मुझे फैसल साहब से भी जाने से पहले जानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी अल्टरनेट क्या है। लेकिन तलाल चौधरी साहब, महंगाई के बयानी पर तो पहले नहीं निकले अवाम, अब कैसे निकलेंगे? तलाल साहब आवाज आ रही है जी? जी जी जी। अगर महंगाई के बयानिए पर 16 इलेक्शंस जो कहा रहा है उसमें से अगर ज्यादातर अपोजिशन जीती है तो वो महंगाई का बयानिया, अपोजिशन का बयानिया, बैड गवर्नेंस का जो बयानिया है वो नहीं तो जो हुकूमतें होती हैं वो तो आखिरी दिन भी अगर कोई बाई इलेक्शन हो, जितनी मर्जी वो पॉपुलर ना हो, वो जीत जाती हैं। यानी काफ लीग आखिरी दिन तक इलेक्शन जीतती रही थी, जिसके वो इसी तरह और मैं आपको गिनवा देता हूँ। तो वो तो बयानिया बिल्कुल, आप किसी गली मोहल्ले से आप प्रोग्राम करती हैं, कभी गली मोहल्ले से किसी आम आदमी से पूछेंगे आपको वो बता देंगे। सर्वेज जो आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है 50% से ज्यादा लोगों का मामला महंगाई, बेरोजगारी। अब बाकी चले छोड़ दें जी, बाकी तो सारा कुछ ही हम करके चले गए, बिजली हम पूरी करके चले गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतने नालायक भी इस पाकिस्तान में आएंगे कि पूरी बिजली भी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा सकेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना के चले गए, उसके बाद हम मईशत को टेक ऑफ करवा के चले गए। हमें नहीं पता था कि ऐसे भी यहाँ पर मईशत दान आएंगे कि वो 5.8 को गिरा कर -1 पे ले जाए। और चले हम कहते हैं ये भी हमारा ही गुनाह था कि ये आ गए जो इस सीटों पे बैठे, ये भी हमारा ही गुनाह है। मगर एक मुझे बता दें कि गवर्नेंस किसी सिपाही या कोई पुलिस का छोटे रैंक का अफसर या कोई अफसर हो, वो किसी मोहल्ले गली में लोग घर उस लिए लेते हैं कि यहाँ कोई अमन होगा। वजीर आला पंजाब और वो जाए एक वजीर की शादी पर और वजीर आला के होते हुए वहां उसका भाई मार दिया जाए, मुझे बताएं कि वो आदमी 12 करोड़ की हिफाजत करेगा? वेरी सेंसिटिव। ये गवर्नेंस का लेवल आ गया। यानी अगर वजीर आला का कोई डर खौफ नहीं है, उसका कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अपने आप को जिस फंक्शन में बैठा है, और वजीर के तो बैड गवर्नेंस और महंगाई, ये क्या बातें करते हैं। बाकी रही बात, इनको जो सहारे हैं वो इंशाल्लाह ताला रहने कोई नहीं। चले इन्हीं सहारों की बात फैसल साहब से कर लेते हैं। फैसल साहब, 1 मिनट हमारे पास बाकी है। पीडीएम से निकलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिला या क्या खोया पीपल्स पार्टी ने? देखिए, इसमें ये क्या पाया क्या चीज़ है। देखिए, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर पीडीएम की पार्टीज़ ने एग्री नहीं किया। उसके बाद पीडीएम के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब थे और मौलाना साहब के कहने पे उन्होंने पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस दिया, जिस पे हमें एतराज़ था। हम कोई किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम 10 पार्टियों का एक इत्तेहाद है, 11 पार्टियों का एक इत्तेहाद थे। हम बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते थे। हम किसी के मातहत नहीं थे कि हमें कोई लेटर लिखे कि आप हमें इस चीज़ पे एक्सप्लेन करें, वो मातहत थी, हम नहीं करते। हाँ, हमारे पार्टी के लीडर, पार्टी के जो है सूबाई लीडरान या हमारे जो बाकी अहदेदार हैं, उनको शो का नोटिस कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन हम किसी के मजाज नहीं है कि हम किसी को जवाब दें। अगर कोई एतराज़ात है तो बैठ के बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ पीडीएम को की बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि आप जवाद साहब को एक गोल्ड मेडल दें। उन्होंने जिस तरीके से महंगाई को डिफेंड किया ना, मेरे ख्याल में ये जवाद साहब जैसे जो है बड़े दिल गुर्दे वाले बंदे डिफेंड कर सकते हैं कि इन्होंने कहा महंगाई पिछले 25 सालों की वजह से हुआ है। ये अच्छा है कि इनको जो है 1947 में हुकूमत नहीं मिल गई,
वरना ये अंग्रेजों के जिम्मे डाल देते कि फैज अंग्रेजों ने साहब, पाकिस्तान गोल्ड मेडल की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड के आप रेट्स देखें कहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत दूर की बात है कि गोल्ड मेडल मिले। लेकिन शिकवा अपनी जगह फैसल करीम कुंडी साहब का कि अब तक जितने इत्तेहाद पाकिस्तान में बने कभी शो कॉज नोटिस इशू करने की रिवायत नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू किया गया जिसका वहां पर बुरा मनाया गया, लेकिन एट द सेम टाइम इस सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टेक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही थे, जिसकी वजह से पीडीएम में वो अपना कुलिया लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन अब पीडीएम अलग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग, इस तरह से हुकूमत को कैसे कोई खतरा हो सकता है, ये ऑपोजिशन को सोचना होगा। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।